आवाज में ना बहुत जादू होता है, बहुत दम होता है। और पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में आज हमारे खास एक ऐसी मेहमान है जिनकी आवाज का जादू ऐसा है कि कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स की हिंदी डबिंग में इन्होंने जान डाली है, उन किरदारों में जान डाली है। और अब वो बहुत जल्द सुनाई देंगे हमें किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स में एक लीड एक्टर की आवाज में। बात कर रही हूँ द टैलेंटेड एक्टर, वॉइस एंड डबिंग आर्टिस्ट परिग्ना पांड्या की। तो ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स इनसे हम करेंगे, बट सबसे पहले वार्म वेलकम टू यू परिग्ना ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much. Thank you. It's a pleasure being here. इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू पीपल जिनकी आवाज में बड़ा दम होता है, बिकॉज चेहरे से तो लोग एक्टिंग करते हैं, बट जब आप डबिंग करते हैं और अपनी आवाज से एक्टिंग में जान डालते हैं, देन इट्स रियली कमेंडेबल परिग्ना। ये एक बिल्कुल ही सही बात कही आपने क्योंकि जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे और सहारे होते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन जब आवाज में वही एक्टिंग को डालना होता है, आपके पास आपकी आवाज के अलावा और कुछ नहीं होता। सो इट्स क्वाइट अ चैलेंजिंग टास्क जो मुझे करने का मौका मिला। बहुत सालों से कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, तो ये जर्नी के बारे में तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, लेकिन अभी जो बर्निंग टॉपिक है, किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स, क्योंकि फोर्थ मूवी जी। है इस सीरीज की। अगर हम बात करें, ऑलरेडी काफी क्रेज है इसको लेकर। अभी ये जो मूवी आने वाली है, इसमें आप उसको लेके कितना एक्साइटेड है? एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज्यादा है क्योंकि ये एक फ्रेंचाइज जो है वो काफी पॉपुलर है। लोगों को बहुत पसंद है, बहुत सालों से लोग इसको फॉलो करते आ रहे हैं और हमेशा एक एक्साइटमेंट बनी रहती है कि उसकी नेक्स्ट मूवी जब आएगी तो उसमें क्या होगा, क्या नया होगा, स्टोरी किस तरफ जाएगी, कैसे होगा सब कुछ। तो एक एक्साइटमेंट जो बिल्डअप हुआ है वो हमेशा से इट्स ऑलवेज देयर इन एवरी मूवी। तो इस बार भी वो है और मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना काम देख पाऊँ और देखूं कि कैसे हुआ है। पंकज जी, जी। आपकी एक्साइटमेंट कितनी है? एक ऐसी फ्रेंचाइज में आप एक अहम किरदार को अपनी आवाज दे रहे हैं। अ, आपकी एक्साइटमेंट की क्या लेवल है? जहां तक सवाल है एक्साइटमेंट का, डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और उसके साथ काम करने का एक अलग ही मजा रहता है। काम तो आप वही करते हैं जो आप बाकी लोगों के साथ करते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म और बड़ा मिल जाता है, विच एक्साइट्स यू। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक और मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है अबाउट पीपल जिनकी आवाज अच्छी है, कि आप उनको आंख बंद करके भी सुनेंगे तो आप महसूस कर पाएंगे। और अभी आप दोनों जब बोल रहे हो ना, तो बड़े बड़ा मजा आ रहा है। तो मैं ना अपने छोटे छोटे सवाल पूछूंगी, आप लंबे लंबे जवाब देना। अच्छा, ओके। तो अभी ये फिल्म में आप दोनों कौन सा किरदार निभा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, और कैसे ये प्रोजेक्ट आपके पास आया परिगना। तो मैं जो कैरेक्टर निभा रही हूँ इसमें उसका नाम है मी। तो और मिलके उसे कुछ तो ऐसा करना है ताकि वो अपना काम उसमें से निकाल पाए। तो दैट इज हर एजेंडा, दैट इज हर प्लान, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकती। तो वो एक पूरी मिस्ट्री है उसके अराउंड, उसके कैरेक्टर के अराउंड कि वो आखिर में चाहती क्या है, वो किसी को पता नहीं होता शुरुआत से। तो द कैरेक्टर ऑल्सो बिल्ड्स अप वेरी वेरी स्लोली। और इसकी अगर आपने जैसे पूछा कि मुझे कैसे मिला, तो बेसिकली इसकी ऑडिशंस हुई थी। ऑडियो मैजिक में हम ऑडिशन के लिए गए थे और मेरे ख्याल से हुए होंगे करीब 5-6 वॉइसेस के जैसे हर बार होते हैं, आई डोंट नो। लेकिन फिर उसके बाद मुझे कुछ दिनों के बाद बताया गया कि मेरी वॉइस इसके लिए अप्रूव हो गई है। तो दैट इज हाउ आई गॉट इट एंड देन वी डब्ड द एंटायर मूवी एंड इट वाज फैंटास्टिक। राइट। और पंकज जी, जी। आपका मुझे किरदार कैसे हुआ? जो एंटागनिस्ट है, मतलब जो विलन है इस फिल्म का, ऑडिशंस हुए। पहले ऑडिशन मैंने दिया और थोड़े दिनों बाद मुझे पता चला कि योर ऑन इट, आपको ये करना है। तो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि बहुत ही क्या उसको कहेंगे हम, बहुत ही जोरदार कैरेक्टर है ये, और इसकी आवाज करने के लिए भी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े। जिस तरह से मैं हम्म। नॉर्मली बात कर रहा हूँ उस तरह से नहीं था। एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़े, थोड़ा और ग्रफी करनी पड़ी। लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर मैं ये रिकॉर्ड कर पाया। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। पता है, आप दोनों इतना हम्बली ये बता रहे हैं ना कि हमने ऑडिशन दिया और उसके बाद ये हुआ। मतलब लोगों को ये जानने की जरूरत है कि ये दो वो लोग नहीं हैं जो आज पहली दफा ये काम कर रहे हैं, ये वो हैं जो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनली हिंदी में डब कर चुके हैं। तो अगर ये बता रहे हैं कि हमने भी ऑडिशन दिया और हमें बड़ी खुशी हुई, तो दिस स्पीक्स अबाउट हाउ हम्बल दे आर ऑफ देयर वर्क। नहीं, आजकल आजकल क्या है कि बहुत क्लियर, बहुत अलग तरह का सिस्टम हो गया है कि कोई भी कैरेक्टर है, आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। जी। उसके बाद ही फैसला होगा कि वो आप उसके लायक हैं या नहीं है।
इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है करने के बाद। राइट, एक्चुअली हाँ, तो मैं इंडस्ट्री सच की जिसमें हमेशा यही प्रोसेस फॉलो की जाती है। आपका ऑडिशन होता है और अगर आप अप्रूव हो गए तो आपको काम मिलता है, अगर नहीं राइट, हुआ तो नहीं मिलता है। तो ये हमेशा सबके लिए होता है। तो ये मतलब जब से मैंने शुरू किया था, तो पहली बार भी ऑडिशन ही दिया था और अब तक ऑडिशंस ही दे रही हूँ। तो आई थिंक ये इंडस्ट्री की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है और हुँ। सभी लोग अपनी कला दिखा के जो बेस्ट डिजर्विंग हो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसे वो काम मिल जाता है। करेक्ट, बट एक चीज मुझे हमेशा से एक्साइट करती है वॉइस इंडस्ट्री या डबिंग इंडस्ट्री के बारे में, स्पेशली जब हम दूसरी लैंग्वेज से कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस को हटा दे तो इमोशंस तो फिर भी हमारे सेम रहते हैं, पर इंग्लिश, जब हम इंग्लिश बोलते हैं उसको एक अलग इमोशन के साथ हम बोलते हैं, किसी भी लाइन को हम अलग तरह से बोलते हैं, पर हमारी जो हिंदी है उसमें तो इतने हर शब्द का एक अलग इमोशन होता है, एक अलग भाव होता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंग्लिश डायलॉग्स को हिंदी में कन्वर्ट होते हैं और फिर उनको डब करते हैं, लेकिन फिर भी आपको कैरेक्टर के इमोशन को मेंटेन करना है, कहानी में जो हो रहा है उसको मेंटेन करना है। प्रज्ञा, पहले आपसे पूछूंगी वो कितना चैलेंजिंग होता है? चैलेंजिंग सबसे पहले तो जो डायलॉग की लेंथ है वहां पर सबसे पहले चैलेंज आती है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि छोटी सी बात बड़ी ससिंक्टली इंग्लिश में कही जा सकती है, लेकिन उसे जब हम हिंदी में ढालना चाहते हैं तो हमें बहुत वाक्य बहुत बड़ा लंबा हो जाता है, तो बहुत सारे हम्म। शब्द चाहिए जो कि बोलने की जगह नहीं होती, क्योंकि हमें लिपसिंग भी करना है। और एग्जैक्टली उसको फॉलो करके कुछ शॉर्टन करके ऐसा कुछ बोले ताकि मीनिंग भी बिल्कुल चेंज ना हो, इमोशन भी एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर पाए। तो वो सबसे बड़ी चैलेंज होती है जो राइटर के वहां से शुरू होती है। जो अच्छा। हमारे स्क्रिप्ट राइटर होते हैं उनके पास वो चैलेंज सबसे पहले आती है। अब वो अपनी तरफ से वो पूरा अडेप्ट करके वो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसके बावजूद हम जब रिकॉर्ड करते हैं तो हमें ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है कि नहीं, इस लाइन को थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये लंबी हो रही है या तो ये छोटी हो रही है। तो वो हमें सबसे बड़ी चैलेंज आती है डायलॉग की लेंथ में सबसे पहले। और उसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे कि जैसे इसी मूवी में स्पेशली अगर मैं बात करूं तो इनकी बोलने की जो स्टाइल है, नॉट माय कैरेक्टर क्योंकि मेरा ह्यूमन कैरेक्टर है, लेकिन जो एप्स हैं वो बड़े टुकड़ों टुकड़ों में बात करते हैं। तो उनके लिए हिंदी में ऐसी ऐसी जगहों पे पॉज लेना पड़ता है जो हम नेचुरली बोलते वक्त नहीं लेते, लेकिन राइट। यहाँ पर वो करना पड़ रहा है। तो कभी कभार लोगों को लगेगा कि ये इतना अजीब क्यों साउंड कर रहा है, लेकिन ये क्या है कि इट्स अ लिमिटेशन एंड देन वी हैव टू फॉलो इट। तो कुछ चैलेंजेस ऐसी है जिसे हम ओवरकम कर पाते हैं, कुछ के साथ हमें समझौता करके काम चलाना पड़ता है। जी, आई एम जो बात परिगना ने बोली है आप उनसे अग्री करेंगे, बट मैं एडिशनली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे इन्होंने कहा कि कई बार इंग्लिश में ऑफ कोर्स हमारे पास हिंदी में तो मात्राएं भी हैं, तो हमारी थोड़ी जी लाइनें जी थोड़ी बिल्कुल। लंबी हो जाती है एक्सप्रेस करने के लिए। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। कैरिकेचरिश ना बनाते हुए, क्योंकि आपको हाँ। इमोशन को मेंटेन रखना है, ऐसे में जो एक्सपीरियंस है आपका लंबा, वो जी जी। काम आता है या हर प्रोजेक्ट नया है? नहीं, मैं तो हर प्रोजेक्ट को एक नए प्रोजेक्ट की तरह लेता हूँ, और उसमें कहीं मैं ये नहीं फील करता कि भाई मैं तो ये बहुत पहले कर चुका हूँ, काफी बार कर चुका हूँ। लेकिन ये होता ये है कि जो स्क्रिप्ट आती है, कई बार ऐसा भी होता है कि उसमें चेंजेस करने की गुंजाइश कम रहती है। हम्म। आपको कहा जाता है कि नहीं, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बहुत माइन्यूट चेंज कर सकते हैं। तो उसी माइन्यूट चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमको ये अपना डब करना होता है। लेकिन मैं तो क्रेडिट देता हूँ राइटर को और जो हमारे डायरेक्टर होते हैं उनको, क्योंकि उनके परमिशन के साथ ही हम आगे चेंजेस करके लाइन को ठीक से सिंक कर पाते हैं। राइट, राइट, राइट। अच्छा, और एक और चीज है कि जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमारे सामने एक एक्टर होता है, जैसे एक्टिंग के लिए कहा जाता जी। है इट इज एक्शन एंड रिएक्शन और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ। जब आप वॉइस अपनी देते हैं या आप डबिंग करने जब जाते हैं, तो आई एम श्योर कि हर बार तो ऐसा नहीं होगा कि सारे डबिंग आर्टिस्ट एक साथ बैठे हुए हैं। तो उस समय आप वो रिएक्शन जो हम एक्टिंग में लेते हैं, वो रिएक्शन एक वॉइस आर्टिस्ट, एक डबिंग आर्टिस्ट पर इग्ना कहाँ से लेता है? ये हमेशा ऐसे ही होता है कि आप तो हमेशा अकेले ही डबिंग करते हैं, कभी भी ग्रुप डबिंग होती नहीं है कैरेक्टर्स की। तो व्हेनेवर यू आर डबिंग यू आर अलोन इन द रूम, और अगर आपके पहले आपके साथ जिसका कन्वर्सेशन चल रहा है उस आर्टिस्ट की डबिंग अगर हो चुकी है, तो आपको उनकी आवाज अगर आप मांगेंगे तो आपको हेडफोन में मिलेगी। तो वो एक एक्शन रिएक्शन वाला मामला सेट हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आप सबसे पहले कर रहे हैं, आपके जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उन्होंने अब तक नहीं किया है, तो फिर आपको सबसे बड़ा आपके लिए जो रेफरेंस पॉइंट है वो है आपका जो पायलट है, वो यानी कि जो एक्टर ने जो बोला है, जिस तरह से बोला है, जिस तरह से एक्टिंग की है, जो रिएक्शंस दिए हैं, जो एक्सप्रेशंस दिए हैं, उसको एग्जैक्ट उसी तरह से फॉलो करके
हमें हमारा परफॉर्मेंस देना है। ओके, पंकज जी, आप भी यही प्रोसेस फॉलो बिल्कुल करते हैं कि बिल्कुल आपका यही कुछ प्रोसेस अलग रहता है, नहीं तकनीक है? कोई अलग प्रोसेस नहीं है इसमें। आपको जैसे व्हेन यू यू आर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू हैव स्कोप टू इम्प्रोवाइज ऑल्सो। हम्म। यहाँ इम्प्रोवाइजेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, या ओके। मैं कहूँ होते नहीं है, क्योंकि जो स्क्रिप्ट रहती है, जो कैरेक्टर रहता है, पायलट में आपको जो मिल रहा है, आपको उसके हिसाब से डब करना है। जो आपका कैरेक्टर है, कैरेक्टर से बाहर जाके आप कुछ नहीं कर सकते हैं, और जो मुझे लगता है अच्छी बात है। राइट। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, कितनी दफा ऐसा हुआ है कि अभी जैसे इंग्लिश में फिल्म आई है, और हो सकता है वो रिलीज अभी इंडिया में नहीं हुई है, लेकिन आप लोग उसकी डबिंग कर चुके हैं, आपको तो पता है पूरी कहानी, तो दोस्त रिश्तेदार जिन्हें पता है आप उसके साथ इन्वॉल्व हैं, पूछते हैं आपसे कि पहले हमें बता दो कहानी। कभी हुआ है पंकज जी ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, ये रहता है कि आपके जो बहुत क्लोज हैं, जैसे वाइफ हैं या बच्चे हैं, तो आप उनको एक हिंट दे देते हो कि मैंने ऐसा कुछ किया है। क्या किया है वो मैं आपको वक्त आने पे बताऊंगा, बट एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो जब वो वक्त आ जाता है कि आप रिवील कर सकते हैं, तभी घर वालों को भी हम बताते हैं, उससे पहले हम उनको भी बताते अच्छा, परिग्ना, आप भी रख पाती है कंट्रोल में? हाँ हाँ, करना ही पड़ता है क्योंकि दैट्स द प्रोटोकॉल। हैं। इट्स पार्ट ऑफ द हालांकि जैसे जॉब। अगर कोई ऐसी ऐसा यूजुअली हम बताते भी नहीं है कि हमने कौन से प्रोजेक्ट के लिए काम किया है, तो जिसको नाम ही नहीं पता वो उसके आगे कोई डिटेल आपको पूछेगा ही नहीं। लेकिन अगर राइट। कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके बार बार मूवीज आते रहते हैं, जैसे मैंने हैरी पॉटर किया था, तो सबको पता था कि मैं करती हूँ हैरी पॉटर में डबिंग, और पता है कि नेक्स्ट मूवी आने वाली है। तो तभी मैं कॉलेज में थी, तो बहुत दोस्त पूछते थे कि क्या है, कैसी है स्टोरी, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू बी zipped about it. रिप्ड अबाउट इट। राइट, Absolutely. राइट, यस। राइट। बट ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं कि वॉइस इंडस्ट्री अपने आप में आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। डबिंग आर्टिस्ट को भी आज, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आज वो रिस्पेक्ट मिल रही है, वो ड्यू रिस्पेक्ट मिल रही है जो उनकी मेहनत की उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। बट अगर हम इंडियन सिनारियो की बात करें डबिंग की, आप दोनों क्योंकि इतने लंबे समय से इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके हिसाब से अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश कितनी है और कहाँ कहाँ है परिणाम? मुझे लगता है हमारे यहाँ वॉइसिंग के लिए स्पेशली ओरिजिनल, अगर एनिमेशन की बात करें तो ओरिजिनल एनिमेशंस बनने का बहुत बड़ा स्कोप है अभी भी, जिसमें कि वॉइस आर्टिस्ट को अपनी टैलेंट एकदम ही रॉ फॉर्म में दिखाने का मौका मिलेगा, जिसमें आपके पास रेफरेंस पॉइंट नहीं है, जिसमें आप खुद अपनी तरफ से एक कैरेक्टर को जन्म देके उसकी उसको नर्चर करके आप दिखा रहे हैं। तो आपके राइट। रिएक्शंस हैं, आपकी एक्शन है, जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह से उस कैरेक्टर को आप मोड़ सकते हैं, उसको एक ढाल सकते हैं एक उसमें। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा स्कोप अभी भी इंडिया में है, जिसमें वॉइस आर्टिस्ट को एक मौका है। और उसके अलावा धीरे धीरे डेफिनेटली बहुत चीजें चेंज हो रही हैं, हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है हमारे काम के लिए। अभी तो जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह में तो हमारे नाम भी आने लगे हैं, जो कि पहले नहीं आते थे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आने लगा है, और इसे धीरे धीरे और आगे ये जितना बढ़ेगा उतना मेरे ख्याल से सभी वॉइस आर्टिस्ट इस बारे में बहुत खुश होंगे। राइट, बट कहीं ना कहीं पंकज जी, आपको क्या ऐसा लगता है इसमें कहीं रेवेन्यू की कमी है? बिकॉज जैसे परिज्ञा ने कहा ना कि नाम पहले नहीं आते थे, तो मुझे ना बस वो याद आया बचपन में जब हम डब्ड फिल्में देखते तो हम बड़ा हंसते थे, क्योंकि हमें पता है इंग्लिश में वो इस इमोशन से नहीं बोल रहा होगा जैसे वो हिंदी में डब करके बोल रहा है। तो ऐसे जी बताया जी। जाता था कि भाई इतनी इकोनॉमी, मतलब इतना पैसा इसमें नहीं दिया जाता है। आपके हाँ क्या हाँ। थॉट्स हैं इसको लेके? कितना पैसा दिया जाता है इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज जो सबके लिए है वो आपके लिए है, और जो नॉर्म चल रहा है वो डेफिनेटली रहता है। और बाकी बिजनेसेस की तरह, बाकी इंडस्ट्रीज की तरह इसका भी यही एक कंपटीशन तो है। तो कंपटीशन होने की वजह से कई बार आपको वो नहीं मिल पाता जो आप डिजर्व करते हैं या जो मिलना चाहिए। बट आई थिंक जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत अच्छे तरह से आपको टेक केयर करते हैं। और पैसों का मुझे इतना ज्यादा वो लगता नहीं कि यहाँ पे इतना रेवेन्यू की कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें। अब तो बहुत जो फिल्म एक्टर्स और टीवी एक्टर्स हैं, वो लोग भी इसमें आना चाहते हैं। वो लोग हमसे मिलते, जब मिलते हैं तो कहते हैं कि यार हमें भी चांस दिलाओ। तो हम उनको यही कहते हैं कि भैया कोई हंसी खेल नहीं है ये, बहुत मेहनत लगती है इस काम में भी, करेक्ट। और बहुत टैलेंट रिक्वायर्ड है। तो जैसे आप ये समझ रहे हैं कि नहीं भाई, जब तक मेरे पास एक्टिंग का कोई ऑफर नहीं है, जब तक मैं ये कर लूं, तो मैं ऐसे लोग हमेशा ज्यादा एंटरटेन नहीं करता। कोई बहुत राइट। सीरियसली करना चाहे तो जिसका मन है कि नहीं यार मुझे डबिंग करनी है और मुझे अच्छा लगता है डबिंग करना, तो ही मैं उनको एंटरटेन करता हूँ। अदरवाइज मैं बोलता हूँ कि यार ठीक है, मैं बताऊंगा।
और ऑल्सो ये कोई गिवन नहीं है कि अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं तो आप एक अच्छे वॉइस एक्टर भी होंगे, बिकॉज डेफिनेटली, मैं खुद डेफिनेटली। जब वॉइस में अपनी आवाज ट्राई करती हूँ वर्सेस अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ तो मुझे तो बड़ा फर्क नजर आता है, और फिर मुझे थोड़ा थोड़ा क्या अच्छा। काफी उसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है, उसमें एक बेस ऐड करना हाँ। पड़ता है। एक रियाज है ये अपने तरीके का। सो बहुत आप बहुत। लोगों का इतने सालों का किस तरह का रियाज है, प्रोसेस क्या परिज्ञा आप फॉलो करती हैं आपकी आवाज को उस कैरेक्टर में फिट कराने के लिए? मेरे ख्याल से कैरेक्टर, जब मैं किसी भी कैरेक्टर के लिए डब करने के लिए जाती हूँ तो मैं सबसे पहले तो कुछ 2-3 सीन्स देख लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि वो कैरेक्टर किस किस्म का है, या इस पर्टिकुलर मूवी में या एनिमेशन सीरीज या जो भी है उसमें उसने किस तरह से बात की है। उसकी हर एक इंसान की ना एक बोलने की एक रिदम होती है अपनी। वो अगर आप पकड़ लें उस एक्टर की या उस वॉइस एक्टर की, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है ये प्रेडिक्ट करना कि इवन इफ इट्स सम डिफरेंट इमोशन, अगर ये गुस्से से भी बोलेगी तो किस तरह बोलेगी, या अगर खुशी से बोलेगी, या अगर किसी पे चिल्ला दिया उसने या दुखी हो गई तो किस तरह से करेगी, उसकी सांसें बीच बीच में कहाँ कहाँ कैसे लेती है। ये जो एक रिदम, आपकी भी अपनी एक रिदम होगी जो शायद हम कॉन्शियसली कभी सोचते नहीं है उस बारे में, लेकिन सबकी होती है। वो एक बार अगर आप पकड़ लें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपने आप को उसमें ढालना, उसकी तरह बात करना। बिल्कुल। और उसके अलावा ऑफ कोर्स यू हैव टू फील, जैसे आप एक्टिंग में हम जैसे करते हैं, जैसे बताया जाता है कि आप बन जाइए, वही कैरेक्टर आप बन जाइए, फिर ये वो जितना आसानी जितना से हो सिंपली जाता है। और आसानी से आपने कहा, ये इतना आसानी से होता नहीं है कि जब हम फिल्म देखें ट्वाइलाइट सागा तो हमें ऐसा लगे कि एमा वॉटसन अगर हिंदी में बोलती तो वो परिज्ञा जैसा ही बोलती, या फिर ब्रूस ली ओवेन विल्सन अगर बोलते तो फिर वो पंकज जी जैसा बोलते। पंकज जी, आपकी रियाज की प्रक्रिया क्या रही है इतने सालों से? देखिए, रियाज तो अब ऐसा है कि रियाज अब काम करते करते हो जाता है, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी रियाज शुरुआती दिनों में न्यूज़पेपर्स पढ़ना या और कोई नॉवल है जो मैं लेके पढ़ता था, एक एक कान बंद कर लिया और तकिए पे लेट के नॉवल पढ़ रहा हूँ, और वो कैरेक्टर कौन सा कैरेक्टर कैसे बोलेगा वो मैं खुद ही अपने अंदाज से करने की कोशिश करता था। तो इसलिए अब क्योंकि इतना रियाज किया हुआ है और फिर काम भी भगवान की जैसे काफी कर लिया है, तो अब बहुत ज्यादा रियाज की जरूरत नहीं पड़ती। अब जरूरत पड़ती है उसमें घुसने की, कि ये कैरेक्टर किस तरह से बोल रहा है, जैसे परीक्षा ने बताया किस तरह से सांस ले रहा है, उसका सुर क्या है। तो एक बार सुर पकड़ लेते हैं तो फिर वो आगे काम आपका आसान हो जाता है। राइट, राइट। ये सवाल एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे हमने बात की कि वॉइस इंडस्ट्री जो है वो बढ़ रही है, और बढ़ने के जी। साथ साथ अब जो यंग जनरेशन है उनका रुझान, उनका इंटरेस्ट जो है उसकी तरफ बढ़ रहा है कि अच्छा ये भी एक काम है जो किया जा सकता है। आप दोनों क्या एडवाइस, कोई टिप्स हैं जो देना चाहेंगे उस यंग जनरेशन को जो अब इस इंडस्ट्री में भी अपना फ्यूचर देख रही है? परिज्ञा, आपसे शुरू करें। आ, थोड़ी बहुत प्रेपरेशन है जो आप घर से शुरुआत से कर सकते हैं, जैसे कि आप अपनी लैंग्वेज पे काम कीजिए। आप जो हम बोलचाल में जो भाषा बोलते हैं वो, और जो हमें डबिंग में यूज करनी पड़ती है उसमें थोड़ा फर्क होता है। हम वो तू तड़ाक वाली नॉर्मल जो हम दोस्तों के साथ बातें करते हैं वैसे नहीं कर सकते, तो आपको एक ग्रामर या एक जो फॉर्म जो है लैंग्वेज का वो आपको पता होना चाहिए। ये नहीं है कि आप नॉर्मल डे टू डे में भी वैसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ताकि आप उसमें गलती ना करें जब आप करते हैं। प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, जो जहाँ ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, तो उसके उच्चारण उस प्रकार से होने चाहिए। जो उर्दू शब्द आते हैं उसमें नुक्ते लगते हैं, तो वो अगर आप सीख लें तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। और उसके अलावा बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो शायद स्टूडियो में आने के बाद आपको ज्यादा समझ में आएगी, जैसे कि माइक की दूरी कितनी होनी चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, आपके लिए क्या वर्क करता है क्या नहीं वर्क करता है, ब्लोज को कैसे अवॉइड करना है, कैसे एक तिरछी नजर से उस तरफ देख के फिर आपका ब्लो माइक कैच नहीं करेगा, तो वो सब क्या क्या करना है वो एक्सपीरियंस से भी आता है। लेकिन अगर थियोरेटिकल नॉलेज अगर आपके पास है थोड़ी बहुत, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है। करेक्ट। पंकज जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे? बहुत चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये काम अगर कहें कि बहुत मुश्किल है तो मैं उनको डिस्करेज नहीं करना चाहूंगा। मैं यही कहूंगा कि काम चाहे जैसा भी है, मुश्किल है या आसान है, आप एक बार करना शुरू करेंगे तो बड़ी आसानी से कर पाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू जस्ट कॉन्सेंट्रेट कि मुझे ये काम करना है और ये मैं अच्छे से करना चाहता हूँ, वो काम आसानी से हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल। राइट, नथिंग इज राइट। इम्पॉसिबल। वो तो फिर हर चीज के लिए देखिए है ये कि
ये हर काइंड चीज के है लिए, सीनियर बिल्कुल। आर्टिस्ट की। दिस इज अमेजिंग। राइट, एंड आई थिंक जो फॉलो करना चाहते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से एक आध टिप्स जो आपने दिए हैं, डेफिनेटली, बिकॉज वर्किंग ऑन योर डिक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन, वो तो मतलब इट्स अ मस्ट, ये तो होना ही बहुत जरूरी चाहिए है। जब आप इट्स अ मस्ट, वॉइस। इट्स अ मस्ट। जी, तो आप दोनों ऐसे ही अपने बिल्कुल। आवाज का जादू जो है वो बिखेरते रहिए, बहुत जल्द सुनेंगे हम आपको ऑफ कोर्स इस फिल्म में और बहुत सारे आगे के जी, प्रोजेक्ट्स में। उसके लिए बहुत बहुत आप दोनों को शुभकामनाएं एंड विशिंग यू ऑल द लक, एंड थैंक यू सो मच मुझसे बात थैंक यू करने सो के लिए। मच। थैंक यू सो थैंक्स अ मच। लॉट, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू।